हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लेस। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ICMR और NCDIR के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की पुष्टि कीजिए। तो इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम दोनों पढ़ लेते हैं। पहले फर्स्ट है, ए है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत में कैंसर के मामले की संख्या बढ़कर 15 पॉइंट कितनी हो जाएगी, 6 लाख होने की संभावना है। या फिर सेकंड है, वर्ष 2020 में कैंसर के कुल मामलों में तंबाकू के कारण होने वाले कैंसर का योगदान अनुमानित कितना हो जाएगा, 27.1% हो सकता है। तो सबसे पहले इन दोनों की फुल फॉर्म जान लेते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ICMR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, और सेकंड है NCDIR, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर डिफेंस इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च। तो इन दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, सेकंड वाली थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इनके अनुसार ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं कि क्या 2025 तक कैंसर के मामले बढ़कर 15.6 लाख हो जाएंगे, या फिर तंबाकू के कारण इनका के जो कैंसर है उसके योगदान 27.1% हो जाएगा। इन दोनों में से कौन सा राइट है? तो इसका राइट आंसर है ये दोनों ही सही है, यानी कि दोनों बात सही कही गई है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। जैसे कि इन दोनों की फुल फॉर्म हमने कर ली है, और ये बोला गया है कि वर्ष 2025 तक वर्तमान अनुमानित आंकड़ों की तकरीबन 12% वृद्धि हो जाएगी, यानी कि जो आज प्रेजेंट में है 2025 तक, उनके अंदर मिनिमम टू मिनिमम 12% तो इंक्रीज हो ही जाएगा। और रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कैंसर के कुल मामलों में तंबाकू के कारण होने वाले कैंसर में योगदान 27.1% हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी किए गए एरिया रैंकिंग 2020 का सही जोड़े का मिलान कीजिए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है IIT मद्रास, तो इसका ये है फर्स्ट रैंकिंग पर है। नेक्स्ट है IIT बॉम्बे, ये है सेकंड रैंकिंग पर। और थर्ड है IIT दिल्ली, जो कि है थर्ड रैंकिंग पे। फोर्थ है IISc बेंगलुरु, ये है फोर्थ रैंकिंग पे। तो इसका राइट आंसर रहेगा सेकंड, जो एरिया के अकॉर्डिंग इनके रैंकिंग डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर 18 अगस्त 2020 को एरिया रैंकिंग, इसकी फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 जारी की गई है। इसकी घोषणा किसने की है? वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। जैसे कि हमने रैंकिंग रीड कर ली है, फिर भी थोड़ा सा और जान लेते हैं। फर्स्ट रैंकिंग है मद्रास की, सेकंड है बॉम्बे, थर्ड है दिल्ली, फोर्थ है बेंगलुरु रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेस चैलेंज की शुरुआत की है? तो ये की है रविशंकर प्रसाद ने। किसने की है? ये रविशंकर प्रसाद ने की है। ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि हमारे देश के अंदर ही प्रोडक्ट बने, यानी कि हम किसी अन्य देश के ऊपर डिपेंड ना रहें, हम सेल्फ डिपेंड होकर सारा प्रोडक्ट तैयार करें और हम जो प्रोडक्ट है विदेशों में सेल करें, जिससे हमारे इंडिया को क्या मिलेगी? फॉरेन करेंसी मिलेगी, जिससे उसके हाई रेट होंगे, तो देश की इकोनॉमी में बेस्ट होगी। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आत्मनिर्भर अभियान भारत अभियान का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेस चैलेंज की शुरुआत की है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देश के अंदर स्टार्टअप करना, इनोवेशन करना, रिसर्च करना। इस जो इनोवेशन वगैरह होता है, इसको क्या करना? मजबूत बनाना, यानी कि अपने देश के अंदर ही बेस्ट तरीके से हो सके। इस चुनौती का पुरस्कार की राशि कितनी है? 4.3 करोड़ रुपए इसकी राशि है। इसके अंदर IIT मद्रास ने एक माइक्रो प्रोसेस विकसित किए हैं। फर्स्ट है शक्ति, सेकंड है वेगा, और इनकी जो बीट पावर है फर्स्ट वाले शक्ति की तो 32 और वेगा की है 64। तो याद रखिएगा, 2 प्रोसेस विकसित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में सेना के विद्रोह
करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है। यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी सेना ने विद्रोह किया और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें और जो वहाँ पे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, उन दोनों को हिरासत में ले लिया है। तो हमारे ऑप्शन है फर्स्ट है पाकिस्तान, सेकंड है तुर्की, थर्ड है माली, फोर्थ है ईरान। तो इसका राइट आंसर रहेगा माली। माली देश के जहाँ पर विद्रोह करके वहीं के देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया गया है। हालत इतनी ख़राब है कि संयुक्त राष्ट्र विद्रोही सेना की अपील की है कि वे बिना शर्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिहा करें। अब उन दोनों ने क्या कर दिया, वहाँ से पद से इस्तीफा दे दिया है। और वे लंबे समय से जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ क्या चल रही थी, नारेबाजी चल रही थी, लंबे समय से चल रही थी प्रदर्शनकारियों को, और उनकी ये मांग थी कि वहाँ के जो राष्ट्रपति उसे हटा दिया जाए। और यहाँ के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर को भी बंधक बना लिया गया है। इसके बाद अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस पड़ोसी देश ने 15 अगस्त को होने वाले दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में बनाया जाता है? यानी कि ऐसा हमारा पड़ोसी देश इंडिया का कौन सा है जिसमें 15 अगस्त को शोक डे के रूप में बनाया जाता है? आपको पता है 15 अगस्त को इंडिया के अंदर जो भारत आज़ाद हुआ था इस खुशी में बनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में बनाया जाता है 14 अगस्त को। परंतु ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर 15 अगस्त को शोक डे के रूप में बनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है फर्स्ट है पाकिस्तान, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 14 अगस्त को आज़ादी के रूप में, खुशी के रूप में बनाया जाता है। सेकंड है बांग्लादेश, थर्ड है अफगानिस्तान या फिर ए और बी दोनों। जैसे कि ये बोला ये नहीं है तो ये भी ऑब्वियसली नहीं है, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में से अफगानिस्तान में से कौन सा है? राइट है बांग्लादेश। बांग्लादेश को 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक डे के रूप में बनाया जाता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है, वहाँ का शोक डे क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा और। शोक दिवस बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीब 45वीं वर्षगांठ पर बनाया जाता है। 15 अगस्त होने वाले दिन, यानी कि जो 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब की हत्या कर दी थी। इसे क्यों बनाया जाता है? वहाँ पर जो वहाँ के बांग्लादेश के संस्थापक थे शेख, उनकी 15 अगस्त 1975 को हत्या कर दी थी, इसी के लिए वहीं पर शोक डे के रूप में बनाया जाता है। और उसी दिन इनके परिवार के सदस्यों के सशस्त्र बलों से लोगों ने हत्या कर दी थी। और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन्होंने इसकी श्रद्धांजलि दी है, जो कि वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। शेख ने 15 अप्रैल 1971 को देश के प्रधानमंत्री बने थे। जो शेख हैं वे बने थे 17 अप्रैल 1971 को प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन 15 अगस्त 1975 को वहाँ पर उनकी हत्या कर दी थी, साथ ही साथ उनके परिवार की भी कर दी गई थी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने राज्य से संबंधित लोगों को सभी सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने की घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शन है फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है उड़ीसा, फोर्थ है कर्नाटक। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे उत्तर प्रदेश इज़ द राइट आंसर। जो उत्तर प्रदेश राज्य है वहाँ के जो सरकारी नौकरी को आरक्षित करने की घोषणा की है, ये क्यों की गई है? जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गया है, इसलिए वहाँ पर जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ मुहिम चलाई है। जैसे कि हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य सरकार ने सभी नौकरियों में अपने राज्य के लोगों को आरक्षित होगा। यानी कि जो मध्य प्रदेश है उसकी सरकार ने यह घोषणा कर दी है। यह देश पहला राज्य है जो राज्य के लोगों को सभी नौकरियां आरक्षित करेगा। राज्य सरकार इस संबंध में कानूनी प्रावधान बनाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। स्वतंत्रता दिवस से संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि वे राज्य युवाओं को सरकारी नौकरी विलायत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के किस चिकित्सक ने यूके में कोविड-19 कार्य के लिए पुरस्कार जीता है? यानी कि ऐसा कौन सा भारतीय है जिसने चिकित्सा में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 के कारण पुरस्कार जीता है? तो हमारे ऑप्शन है फर्स्ट है रवि सोलंकी, सेकंड है रविशंकर प्रसाद, थर्ड है हरीशकर परसाई, फोर्थ है हरीशकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है रवि सोलंकी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये है रवि सोलंकी जिन्होंने यूके के अंदर कोविड-19 के कार्य के लिए पुरस्कार जीता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। भारत के मूल रूप से चिकित्सक रवि सोलंकी ने महामारी सेवा में यूके
के अंदर इंजीनियर प्रेसिडेंट के रूप में कोविड-19 पर विजेता नाम घोषित किया गया है। और इन्होंने जो मशीन लर्निंग में काम करने वाले इंजीनियर है, सिम के साथ या स्वेच्छा के लिए नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा चैरिटी के लिए संरक्षित पूरी तरह से वेबसाइट बनाने में भी अपनी योगदान दिया है, इसलिए उन्हें वहाँ पर यूके के अंदर कोविड-19 महामारी के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, मुडुवाडीह रेलवे स्टेशन किस बनारस नाम के लिए दिया गया था, किस राज्य में यह स्थित है? यानी कि ये पूछा गया है, एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है मुडुवाडी रेलवे स्टेशन, जिसे बनारस नाम दिया गया है, वो कौन से राज्य में है ये बताना है हमें। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है वो रेलवे स्टेशन। तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है उत्तर प्रदेश, फोर्थ है दिल्ली। तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश के अंदर यह स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट जान लेते हैं इसके। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में मुंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, बनारस करने की मंजूरी दी है। किसने किया ये? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले अपने वाराणसी जिले में रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गृह मंत्रालय से अनुरोध भेजा था। फिर गृह मंत्रालय ने रेल मंत्रालय, डाक मंत्रालय और सर्वेक्षण विभाग को परामर्श देने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच किस एजेंसी से करवाने का आदेश 19 अगस्त 2020 को दिया है? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है मुंबई पुलिस, सेकंड है बिहार पुलिस, थर्ड है सीबीआई, फोर्थ है ईडी। तो इसका राइट आंसर रहेगा सीबीआई। सीबीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है उसकी जांच करवाने के लिए सीबीआई को आदेश दिया है। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सीएस ने इस मामले में सीबीआई को आदेश दे दिया है कि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सीबीआई के सहयोग करे और उस तमाम जांच संबंधी दस्तावेज हैं उन्हें मुहैया करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार के इस बात का अधिकार है कि वे सुशांत के पिता की शिकायत दर्ज करे और केस में सीबीआई को रेफर करे। यानी कि अब इसकी जांच कौन करेगी? सीबीआई करेगी। पटना में केस दर्ज वैध है और मुंबई जो महाराष्ट्र पुलिस है उनसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिहार पुलिस को केस दर्ज कर लिया गया है। यानी कि अब जो इनका मामला है वो कहाँ पर चला गया है? सीबीआई के अंदर चला गया है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत मुंबई में हुई थी। जैसे कि आप जानते होंगे, उनके पिता ने शिकायत की थी कि मुंबई पुलिस को कि वो उनकी केस दर्ज नहीं किया गया, तो पटना में एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी और इसके बाद आईपीएस के स्तर पर अधिकारी को जांच करने के लिए मुंबई भेज दिया गया था और उनकी क्वारंटाइन करा दी थी और इनकी मौत हुई थी 14 जून को। तो याद रखिएगा, इनका केस कहाँ चला गया है? सीबीआई के हाथ में चला। पिक्सल का आविष्कार करने वाले कंप्यूटर के वैज्ञानिक का निधन हो गया है, उनका नाम बताइए। यानी कि जो हाल ही में जो पिक्सल बनाई थी जिन्होंने, उनका निधन हो गया, वो कौन से वैज्ञानिक हैं, उनका नाम बताना है। तो इनका नाम है रसेल किर्श, जो इनका हाल ही में निधन हो गया है। और हाँ, अभी हाल ही में माउस का आविष्कारक का भी निधन हो गया है। आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि उनका नाम क्या है। तो इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पिक्सल का आविष्कार करने वाले और दुनिया के पहले डिजिटल तस्वीर स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्श का निधन हो गया है। उन्होंने अपने बेटे की एक 2x2 इंच की यानी कि एक छोटी इंच की एक ब्लैक वाइट डिजिटल इमेज बनाई थी, जिसे कंप्यूटर में स्कैन करने पहली बार तस्वीर आई थी। इन्होंने अपने बेटे की बनाई थी। ये पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर इन्होंने विकसित किया था और इन्हें 5 दशकों से अमेरिका के राष्ट्रपति मानक ब्यूरो में एक शोध वैज्ञानिक के रूप में भी काम किया है। कितने साल किया है इन्होंने? 5 वर्ष तक किया है। कहाँ पर किया इन्होंने? अमेरिका के राष्ट्रीय मानक ब्यूरो के अंदर काम भी किया है। आज की हमारी क्लास यहीं तक रही। उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।